हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैंने क्लास 10th का जो हिस्ट्री का पहला चैप्टर था जिसका नाम था यूरोप में राष्ट्रवाद, उसका मैंने पार्ट 1 पहला वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने कुछ कुछ बेसिक जानकारी दी थी। आज मैं उस बेसिक जानकारी से आगे बढ़ते हुए कुछ और बताऊंगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो आइए शुरुआत करते हैं, फर्स्ट नंबर टॉपिक से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट नंबर टॉपिक क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या है, कलर थोड़ा फर्स्ट टॉपिक फर्स्ट टॉपिक कह रहा है 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था। 1789 ईस्वी में जो क्या कहते हैं, जो क्रांति हुआ था, उस क्रांति का मुख्य कारण क्या था, तो आइए जानते हैं। तो 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक कारण को माना जाता है। 1789 ईस्वी में जो क्रांति हुआ था, तो उसका सबसे प्रमुख कारण राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारण को माना जाता है। फ्रांस की क्रांति के समय लुई 16वां शासक थे। जब फ्रांस में 1789 ईस्वी में क्रांति हुआ, तो उस वक्त फ्रांस के शासक लुई 16वां थे, जो कि एक निरंकुशवादी राजा थे। मैंने आप सभी को बताया था पिछले वीडियो में कि जार निकोलस कैसे राजा थे, तो निरंकुशवादी राजा थे। निरंकुशवादी राजा का मतलब क्या होता है कि राजा तो होता है लेकिन अपने प्रजा पर ध्यान नहीं देता है, तो उसे निरंकुशवादी या भ्रष्टाचार राजा भी बोल सकते हैं। वैसा राजा था लुई 16वां। लुई 16वां के काल में पूरे फ्रांस में भ्रष्टाचार फैली। जब लुई 16वां फ्रांस का शासक था, तो उसके समय में पूरे फ्रांस में भ्रष्टाचार फैली हुई थी। सिर्फ पादरी और कुलीन वर्ग की स्थिति अच्छी थी। इसी को 1789 ईस्वी के 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 फ्रांसी नहीं ठीक, यही ठीक है। इसी को 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति कहा जाता है। जब लुई 16वां शासक था, तो उस वक्त पूरे फ्रांस में भ्रष्टाचार फैली हुई थी। हर वर्ग, हर जाति, हर समुदाय के लोग पर अत्याचार हो रहा था। लेकिन फ्रांस में पादरी वर्ग और जो कुलीन वर्ग थे उस पर अत्याचार नहीं हो रहे थे। पादरी मत का मतलब होता है, अगर आप समझते होंगे, हिंदू धर्म में जो पूजा पाठ कराते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पंडित जी, ब्राह्मण। और इस्लाम धर्म में जो पूजा पाठ कराता है तो उसे क्या कहते हैं, मौलवी। उसी तरह ईसाई धर्म में जो पूजा पाठ कराता है तो उसे पादरी कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में आप फादर भी बोलते हैं। और कुलीन वर्ग का मतलब होता है ऐसा वर्ग जिसकी स्थिति अच्छी हो, जिसके पास रुपया पैसा हो, तो उसी को कुलीन वर्ग कहा जाता है। तो फ्रांस में जो जिसके पास ज़्यादा पैसा था, जिसकी स्थिति अच्छी थी, जिसका मार्केट में मान सम्मान था, तो उसी को कुलीन वर्ग कहते हैं। तो जब लुई 16वां का शासन था फ्रांस में, तो उस वक्त सभी धर्म, जाति, वर्ग का स्थिति अच्छा नहीं था, लेकिन पादरी और कुलीन वर्ग की स्थिति अच्छी थी। इसी को 1789 के ईस्वी की क्रांति कहा जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि 1789 ईस्वी की क्रांति का मुख्य कारण क्या था।
आप इसको समझिए। देखिए, आपको मैं इसको अच्छी तरह से समझाता हूँ। 1789 ईस्वी के जो जो क्रांति हुआ था, राष्ट्रीय आंदोलन, जो राष्ट्रीय, उसी क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, राष्ट्रवादी आंदोलन, जो राष्ट्रवादी आंदोलन जो हुआ था 1789 ईस्वी में, इस आंदोलन के होने के क्या कारण थे, किस कारण आंदोलन हुआ था, तो आइए समझते हैं अपनी भाषा में। 1789 ईस्वी में फ्रांस में जो राष्ट्रवादी आंदोलन हुआ था, उसका मुख्य कारण था सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारण था। क्योंकि लुई 16वां एक निरंकुशवादी राजा था जो फ्रांस के लोगों पर अत्याचार करता था। फ्रांस में सभी वर्ग, जाति, धर्म के लोगों की स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन पादरी एवं कुलीन वर्ग की स्थिति अच्छी थी। तो इसी को 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति कहा जाता है। तो आप आशा करते हैं आप लोग इसे समझ गए होंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था, तो आप इसको लिख दीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा इसको आप लिखने के बाद। जब 1789 ईस्वी में क्रांति हुआ, उसके बाद क्या कहते हैं इसका, लुई 16वां को मार दिया गया। देखिए, लुई 16वां को किस किस तरह से मारा गया, उस जिसमें मारा गया उसका नाम था, क्या नाम था, गिलोटीन। गिलोटीन में मारा गया। गिलोटीन कैसा होता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। गिलोटीन कैसा होता है, ऐसा बना रहता है और इसमें ऐसे डंडा बना रहता है और इधर से रस्सी आकर यहाँ पर इस अथी में बना रहता है और इस रस्सी से यहाँ इस तरह से धारदार वाला कुछ औजार बना रहता है और यहाँ पर ऐसे रहता है और ऐसे रहता है और इस बीच में छेद रहता है और इसी छेद में सर को देकर बंद करके और यहाँ से रस्सी को खोल दिया जाता है, जिसके बाद यह तेजी से नीचे की ओर गिरता है और जिसका सर होता है वह कट जाता है। तो इसी में लुई 16वां को काट दिया गया और सर को जनता के बीचों में फेंक दिया गया और कहा, देखिए आपका जो निरंकुशवादी आप पर जो अत्याचार कर रहा था राजा, आज उसका मौत हो गया। राजा के सही सहित इसके पत्नी को भी इसी में काट दिया गया। तो आप समझ गए होंगे। तो आइए आगे की ओर समझते हैं। जब लुई 16वां की मृत्यु भी हो गई, तो उसके बाद अब फ्रांस में कोई शासक नहीं था। इस फ्रांस को कैसे चलाया जाए, तो लोगों ने, जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्हें सोच विचारा। उसके बाद जो हुआ आइए जानते हैं। तो 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति के बाद किए गए मुख्य काम क्या थे। 1789 ईस्वी के जो फ्रांस की क्रांति हुआ था, उसके बाद मुख्य काम क्या किया गया था, तो आइए जानते हैं। 1789 ईस्वी के क्रांति के बाद बहुत सारे सकारात्मक काम किए गए। काम गलत लिखा है, काम किए गए। 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति के बाद बहुत सारे सकारात्मक काम। सकारात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव, अच्छे काम। सकारात्मक का मतलब होता है अच्छे काम करना। तो कौन कौन से अच्छे काम किए गए 1789 के क्रांति के बाद, आइए उसको जानते हैं। सबसे पहला है नेशनल असेंबली की स्थापना की गई। असेंबली का मतलब होता है, जिस तरह से अभी आप समझते होंगे, लोकसभा, राज्यसभा, जिसमें जो सांसद विधायक होते हुए बैठकर देश के विकास के बारे में सोचते विचारते हैं, देश का विकास किस तरह से किया जाए। तो उस वक्त भी फ्रांस में नेशनल असेंबली की स्थापना की गई, जिसमें देश के विकास के लिए बातचीत के लिए लोग बैठते थे। उसके बाद दूसरा सकारात्मक काम किया गया, सामंती व्यवस्था को समाप्त किया गया। जो सामंती व्यवस्था था, जिसमें किसानों की किसानों का भूमि सामंतों का हो जाता था। किसान फसल उपजाता था, लेकिन उस फसल का मालिक सामंत होता था। तो उस सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया।
उसके बाद तीसरा सुधार किया गया, आंतरिक आयात निर्यात कर को समाप्त कर दिया गया। इसको हम आप समझाते हैं। जैसे इस मानिए ये फ्रांस है, कुछ क्षेत्र यहाँ यहाँ पर थे, तो कुछ क्षेत्र यहाँ पर थे, तो कुछ क्षेत्र यहाँ पर, कुछ क्षेत्र यहाँ पर थे। यहाँ का जो व्यापारी होता था, यहाँ पर अगर व्यापार करने आता था तो उसे टैक्स लगता था। यहाँ का अगर व्यापारी यहाँ व्यापार करने आता था तो इसको भी टैक्स लगता था। तो इस टैक्स को समाप्त किया गया और अब जो व्यापारी होते थे फ्रांस के अंदर बिना टैक्स के जाकर व्यापार कर सकते थे। उसके बाद चौथा सुधार किया गया, फ्रांस में नया संविधान बनाया गया। जो लुई सोलामा के द्वारा संविधान बनाया गया था वे जनता के हित में नहीं था, इसीलिए जनता के हित में नए संविधान को बनाया गया। चौथा सुधार क्या किया गया, तो नए संविधान का निर्माण किया गया। उसके बाद पांचवा सुधार क्या किया गया, तो सभी को समान अधिकार दिया गया। जब लुई सोलामा का शासन था तो सिर्फ पादरी एवं कुलीन वर्ग को ही सबसे अधिक अधिकार दिया जाता था और अन्य वर्ग को उतना अधिकार नहीं दिया जाता था। लेकिन जब लुई सोलामा के मृत्यु के बाद जब सुधार किया जा रहा था तो सभी वर्गों को समान अधिकार देने की बात की गई और सभी वर्गों को समान अधिकार भी मिला। उसके बाद जो फ्रेंच को राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया गया। फ्रांस का जो राष्ट्रीय भाषा है उसे फ्रेंच भाषा कहा जाता है, तो उसे फ्रांस का राष्ट्रीय भाषा दे दिया गया। जिस तरह से भारत का जो राजकीय भाषा है उसे हिंदी कहा जाता है। भारत का कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, इसका भारत का राजकीय भाषा है। उसी तरह फ्रांस का एक राष्ट्रीय भाषा था जिसे फ्रेंच कहा गया, उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। उसके बाद सातवां सुधार क्या किया गया, अपना एक अलग राष्ट्रगान बनाया गया। जिस तरह से भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन अधिनायक, उसी तरह से फ्रांस का भी एक राष्ट्रगान बनाया गया जिसका मान सम्मान सभी फ्रांस वासियों को करना था। उसके बाद जो नाप तौल की समान पद्धति थी उसे अपनाया गया। मानिए फ्रांस था, यहाँ पर कुछ क्षेत्र थे, यहाँ पर कुछ क्षेत्र थे, यहाँ पर कुछ क्षेत्र थे। तो यहाँ पर 1 किलोग्राम के लिए 1 किलो के लिए 1000 ग्राम होता था, तो यहाँ पर 900 ग्राम होता था, यहाँ पर 700 ग्राम होता था, यहाँ पर 800 ग्राम होता था। लेकिन जब लुई सोलामा का शासन गया तो सभी जगह नाप तौल की जो पद्धति थी उसको समान किया गया। तो आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या बताया कि जो 1857 की जो क्रांति हुई उसके बाद फ्रांस में क्या क्या सकारात्मक कार्य किए गए। तो मैंने आपको बताया, मैं एक बार अपने मन से बता देता हूँ। 1789 में जब क्रांति हुआ उसके बाद लुई सोलामा की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद फ्रांस में कई सकारात्मक सुधार किए गए। पहले यहाँ पर नए संविधान का निर्माण किया गया। फ्रांस का एक राष्ट्रीय भाषा को बनाया गया। फ्रांस का जो फ्रेंच भाषा था उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। आयात निर्यात पर जो टैक्स लगता था, कर लगता था, उसे समाप्त किया गया। उसके बाद जो नाप तौल की पद्धति थी उसको समान रूप से अपनाया गया। उसके बाद और क्या, उसके बाद सामंती व्यवस्था को समाप्त किया गया। सामंती व्यवस्था जो थी उसको समाप्त किया गया। नेशनल असेंबली की स्थापना की गई। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1789 ईस्वी के बाद फ्रांस में कौन कौन से सकारात्मक सुधार हुए, तो आप इस 6 से 7 को लिख दीजिएगा, आपको पूरा 5 में से 5 नंबर आपको मिल जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे और समझेंगे
सामंत सामंत व्यवस्था। सामंत व्यवस्था क्या होता है, सामंतवादी व्यवस्था मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सामंतवाद क्या है, 2 नंबर में पूछा जाएगा, तो आप कैसे लिखेंगे? तो आइए उसको ही समझते हैं। वैसे शासन प्रणाली जिसमें सामंतों को किसान से ज्यादा अधिकार प्राप्त था। वैसा शासन व्यवस्था जिसमें सामंतों को, जो सामंत लोग थे, उनको किसान से अधिक अधिकार प्राप्त था, तो उसी को ही सामंतवाद कहा जाता था। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि जो किसान का भूमि होता था उस पर अधिकार सामंतियों का होता था। अगर किसान फसल उपजाता था तो उस फसल को सामंती ले लेते थे और राजा को दे देते थे। एक तरह से समझ लीजिए, सामंती जो होते होते थे वे राजा का दलाल होते थे। अगर राजा आज अगर राजा आज सामंती को बोल देता था कि आज जाओ उस किसान का भूमि ले लो, तो सामंती जाता था और उस किसान का भूमि ले लेता था। तो इसी को सामंतवाद कहते हैं। कि सामंतवाद का सीधा सीधा मतलब समझिए कि वैसा शासन प्रणाली जिसमें किसानों से सामंतों को किसानों से अधिक महत्व दिया जाता था, तो उसी को ही सामंतवाद कहा जाता है। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे इस टॉपिक को, सामंतवाद को। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बोल रहा है मध्यम वर्ग से आप क्या समझते हैं? मध्यम वर्ग किसे कहते हैं? तो आप लोग जानते होंगे मध्यम वर्ग जिसे मिडिल क्लास भी कहा जाता है। मध्यम वर्ग में सबसे एक बात जान लीजिए, मध्यम वर्ग में सबसे अधिक लोग पढ़े लिखे होते हैं और मध्यम वर्ग के जो लोग होते हैं वे सिर्फ नौकरियां ही करते हैं, वे मजदूरी या बड़े बड़े काम नहीं कर सकते। तो आइए इसको समझते हैं। समाज में रहने वाले वैसे लोग जो अपना जीवन निर्वाह छोटे छोटे व्यापार और नौकरियों के माध्यम से करते हैं, तो उसे मध्यम वर्ग कहा जाता है। समाज में रहने वाले जो मध्यम वर्ग होते हैं, ना ना खूब गरीब ना खूब अमीर, बीच में होते हैं। और वे अपना वे कुछ धंधा जैसे छोटे छोटे व्यापार करते हैं, दुकान चलाते हैं या कुछ और व्यापार करते हैं, या जॉब करते हैं। तो उस उसे ही मध्यम वर्ग मध उसी मध उसे ही उस जो जॉब करते हैं तो उसी को ही मध्यम वर्ग कहा जाता है। आप सीधा सीधा मतलब समझिए, समाज में जो रहने वाले व्यक्ति होते हैं, जो ना खूब गरीब होते हैं ना खूब अमीर होते हैं, जो सिर्फ नौकरियां करते हैं, तो उसे ही मध्यम वर्ग कहते हैं। तो आप समझ गए, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे मध्यम वर्ग किसे कहते हैं। अब आगे क्या कह रहा है जानते हैं। सर्वहारा वर्ग से आप क्या समझते हैं? पहले आप इसको समझाते हैं सर्वहारा का मतलब क्या होता है। तो सर्वहारा, सर्व का मतलब होता है सभी जगह से, सभी जगह से। और सर्व का मतलब ये सभी जगह से, और हारा का मतलब हारना। मतलब कहने का मतलब है सभी जगह से हारने वाले वर्ग को सर्वहारा वर्ग कहते हैं। अब ठीक है, तो सर्वहारा वर्ग के बारे में समझते हैं। सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? समाज में रहने वाले वैसे लोग जिनके पास पूंजी का अभाव होता है, उसे सर्वहारा वर्ग कहा जाता है। जैसे कमजोर किसान या मजदूर लोग। आइए इसको अच्छी तरह, समाज में रहने वाले वैसे लोग जिनके पास रुपया नहीं है, वे उसी को ही सर्वहारा वर्ग कहते हैं। जैसे कमजोर किसान अगर फसल को नहीं उपजाएगा
तो उसका जीवन यापन नहीं हो पाएगा। अगर किसान फसल को उपजाता है, आंधी तूफान आ जाता है तो किसान का फसल बर्बाद हो जाता है, तो उसे लोन लेना पड़ता है या किसी से कर्जा लेना पड़ता है, तो वह सब जगह से हार जाता है। तो इसीलिए इसे सर्वहारा वर्ग कहा जाता है। मजदूर मजदूर अगर अगर दिन भर काम करेगा तब जाकर वह रात को खाना खा पाएगा। तो आप सीधा सीधा मतलब समझिए, वैसा वर्ग जो सभी जगह से हार गया हो, उसी को ही सर्वहारा वर्ग कहते हैं। जिसकी स्थिति समाज में रहने वाले वैसे वर्ग जिसकी स्थिति अच्छी ना हो, उसी को सर्वहारा वर्ग कहते हैं। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। जिसकी समाज में जिसकी स्थिति अच्छी ना हो, उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। अब आगे है साम्राज्यवाद क्या है। साम्राज्यवाद क्या है? तो साम्राज्यवाद को हम दूसरा नाम उपनिवेशवाद भी कहते हैं। तो साम्राज्यवाद का सीधा सीधा मतलब समझिए कि जब कोई ताकतवर देश किसी कमजोर देश पर हमला कर कर उस पर अधिकार कर लेता है और उस देश के संसाधन का उपयोग करता है, तो उसी को साम्राज्यवाद कहते हैं। सीधा मतलब जैसे जैसे ब्रिटिश जो थे इंग्लैंड के, उन्होंने भारत पर हमला किया। भारत आए और यहाँ के राजा महाराजाओं को हराया और अपना शासन व्यवस्था स्थापित की और यहाँ के जो संसाधन थे उसका उपयोग किया। तो इसी को ही साम्राज्यवाद कहते हैं। तो आपको इसको सीधा सीधा मतलब समझना है, जब कोई ताकतवर देश किसी कमजोर देश पर हमला करता है और उस देश पर हमला कर उसे हरा कर उस पर अपना अधिकार बनाता है और उस देश के संसाधन का उपयोग करता है, तो उसे ही साम्राज्यवाद कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे साम्राज्यवाद किसे कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साम्राज्यवाद किसे कहते हैं, तो आशा करते हैं आप लोगों का ये क्वेश्चन नहीं छूटेगा। साम्राज्यवाद अगर नहीं रहेगा तो उपनिवेशवाद रहेगा। तो ये दोनों आप समझिए, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद दोनों एक ही नाम है। तो दोनों में से कोई अगर पूछेगा तो आप इसको लिख दीजिएगा, आपका पूरा नंबर मिल जाएगा। इसका साम्राज्यवाद देखिए, साम्राज्यवाद मत समझने का बहुत आसान भाषा है। जैसे आप अगर कोई ताकतवर आदमी है, वह किसी आदमी नहीं लेते, देश लेते हैं। जैसे मानिए ये पाकिस्तान है और ये भारत है। भारत ताकतवर देश है और पाकिस्तान एक कमजोर देश है। तो भारत पाकिस्तान पर हमला करता है और पाकिस्तान को हरा देता है, और उसके बाद जो भारत का क्षेत्र था यहाँ तक ना होकर यहाँ तक अब हो गया है, और यहाँ पर जो भी संसाधन उपलब्ध थे इसका उपयोग भारत करता है। तो इसी को ही साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद कहते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब थोड़ा जान लेते हैं नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। नेपोलियन बोनापार्ट जब 1789 ईस्वी की क्रांति हो रही थी, फ्रांस की जो क्रांति हो रही थी, उस वक्त नेपोलियन एक सेनापति थे। ये बहुत ही अधिक कुशल सेनापति थे। इनको पूरा विश्व में महान सेनापति के रूप में जाना जाता था। लेकिन 1789 ईस्वी में लुई सोलहवां का जब हत्या हो जाता है, तब फ्रांस के गद्दी पर कोई भी नहीं, किसी का भी शासन नहीं होता था, कोई भी शासक फ्रांस की गद्दी पर नहीं बैठा था। तो जो नेपोलियन बोनापार्ट था, इसने सोचा कि जो ताकतवर व्यक्ति होगा, जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा, वो फ्रांस की गद्दी पर बैठेगा। इसीलिए नेपोलियन बोनापार्ट अब सेनापति की गद्दी छोड़कर राजनीतिक में आ गया। और एक बात जान लीजिए
कि नेपोलियन बोनापार्ट को भाषण देना बहुत अच्छा आता था। वे किसी को भी अपने ओर आकर्षित कर लेते थे। जिस तरह से अभी वर्तमान समय में मोदी जी भाषण देते हैं तो किस तरह से हर व्यक्ति मोदी जी की ओर आकर्षित हो जाता था। एक समय था जब लालू जी भाषण देते तो उनका भाषण इतना अच्छा होता था कि हर व्यक्ति उनके ओर आकर्षित हो जाता था। उसी तरह से नेपोलियन बोनापार्ट भी भाषण देते थे। तो नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में इतना बता दिया। अब जो लिखा है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। टॉपिक क्या है? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट का जो जन्म हुआ था, कब हुआ था, तो ये आपसे पूछा जाएगा कि नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ था, तो आप बता दीजिएगा 15 अगस्त 1769 ईस्वी में। आपको ईस्वी नहीं याद होगा, कोई बात नहीं, आपको ट्रिक के बताते हैं। 15 अगस्त आप समझते होंगे, 15 अगस्त को क्या हुआ था? हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो आपसे पूछा जाएगा कि नेपोलियन बोनापार्ट का कब जन्म हुआ, तो आप याद रखिएगा हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त। तो 15 अगस्त को उनका जन्म हुआ था। तो आपको डेट तो याद हो गया, अब ईस्वी कैसे याद करना है तो इसके बारे में मैं भी बताता हूँ। तो आपको पता होगा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो 1869 ईस्वी में। तो उनसे 100 साल पहले नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था। तो कब हुआ था? 1769 ईस्वी में। तो आपको याद करने का ट्रिक बता दिया। आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। अगर पूछा जाएगा कि नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ था, तो आप भारत कब स्वतंत्र हुआ और गांधी का जी का जन्म कब हुआ, इसको आप याद रखिए। स्वतंत्र भारत हमारा स्वतंत्र कब हुआ, इस तारीख को याद रखिएगा। और गांधी जी का जन्म कब हुआ था, उससे 100 साल पहले की थी, ईस्वी को याद रखिएगा। आप कभी भी नेपोलियन बोनापार्ट के जन्म को नहीं भूलेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म के बारे में आप जान लिए। अब जानते हैं नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन का नाम क्या था। हर कोई व्यक्ति का बचपन का नाम होता है, तो उसी तरह नेपोलियन बोनापार्ट का भी बचपन का नाम क्या था, तो आइए जानते हैं। तो नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन का नाम था नेपोलियन दी बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नेपोलियन बोनापार्ट का बचपन का नाम क्या था, तो आप टिक लगाइएगा नेपोलियन दी बोनापार्ट। उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? फ्रांस की क्रांति में सेनापति के रूप में काम कर रहा था। देखिए मैंने आपको बताया था कि कुछ देर पहले कि नेपोलियन बोनापार्ट जो थे वो फ्रांस के सेनापति के रूप में कार्य कर रहे थे। जब 1789 ईस्वी में क्रांति हुआ था तो उस वक्त क्या थे? वे सेनापति के पद पे थे। और इतिहास में नेपोलियन बोनापार्ट को विश्व के सबसे महान सेनापति में गिना जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो नेपोलियन बोनापार्ट थे वे सेनापति थे 1789 ईस्वी क्रांति के वक्त, और उनको विश्व के सबसे महान सेनापति के रूप में गिना जाता था, क्योंकि वे बहुत ही अधिक कुशल सेनापति थे और उनको भाषण देना अच्छी तरह से आता था। लोगों को अपने ओर आकर्षित कर लेते थे और अच्छे सेनापति थे। तो ये भी आप जान लीजिए, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के शासक बनने से पहले वे क्या थे, तो वे सेनापति थे। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब 1789 ईस्वी की क्रांति हो रही थी, 1789 ईस्वी में जो फ्रांस की क्रांति हो रही थी, तो उस वक्त नेपोलियन बोनापार्ट किस पद पर थे, तो आप बता दीजिएगा वे सेनापति के पद पर थे। आगे क्या कह रहा है जानते हैं। 1789 ईस्वी में फ्रांस की राजनीति में प्रवेश किए। जब 1789 ईस्वी में लुई सोलहवां की हत्या कर दी गई तो फ्रांस का गद्दी जो था खाली पड़ गया। तो नेपोलियन बोनापार्ट सोचे कि फ्रांस की जो गद्दी है इस पर कोई भी नहीं है। जो व्यक्ति सबसे ताकतवर होगा, जो व्यक्ति सबसे बुद्धिमान होगा, जो सबको हरा देगा, वही जाकर फ्रांस की गद्दी पर बैठा। इसीलिए 1789 ईस्वी में वे राजनीति में प्रवेश कर दिया और सेनापति के पद को छोड़ राजनीति में प्रवेश कर गए। उसके बाद अगला टॉपिक को हम जानते हैं। 18 मई 1804 ईस्वी को
वह सम्राट बन गए और अपना एक अलग कानून बनाया जिसे नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता था। 1789 ईस्वी में वे तो राजनीतिक में प्रवेश कर गए। उसके बाद वे 18 मई 1840 ईस्वी को फ्रांस का सम्राट बन गए, राजा बन गए। जब ये राजा बने तो सभी जनता को बोले जो पहला जो संविधान था वे जनता के हित में संविधान या कानून नहीं था, तो मैं एक अलग कानून बनाऊंगा जो जनता के हित में होगा। तो उन्होंने एक कानून बनाया जिसका नाम पड़ा नेपोलियन संहिता के नाम से जाना गया। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पूछा जाएगा। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1769 ईस्वी को नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था। उसके बाद पूछा जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट का बचपन का नाम क्या था, तो आप याद रखिएगा नेपोलियन दी बोनापार्ट। पूछा जाएगा आपको नेपोलियन का बचपन का नाम क्या था, तो नेपोलियन दी बोनापार्ट। ये भी आप समझ गए। उसके बाद पूछा जाएगा कि नेपोलियन बोनापार्ट 1889 के क्रांति के वक्त किस पद पर थे, तो वे सेनापति थे। 1789 के क्रांति के वक्त। उसके बाद वे पूछा जाएगा कि नेपोलियन बोनापार्ट राजनीति में प्रवेश कब किए, तो आप पूछा जाएगा कि आपको नेपोलियन बोनापार्ट राजनीति में प्रवेश कब किए, तो 1789 ईस्वी में वे राजनीति में प्रवेश किए। उसके बाद पूछा जाएगा आपसे नेपोलियन बोनापार्ट, ये वीवीआई है, आपसे पूछा जाएगा, हर हाल में पूछा जाएगा कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के सम्राट कब बने, तो आप याद रखिएगा 18 मई 1804 ईस्वी में। इसको आप याद रखिएगा, ये आपसे हर हाल में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं और वीडियो को द एंड करते हैं, और फिर कल मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा और नेपोलियन के बारे में और जानेंगे कि जो नेपोलियन संहिता था, नेपोलियन का जो नया कानून बनाया था, उसमें क्या क्या कानून जोड़ा गया था, तो उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं। बस जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो अगर अच्छी लगी है, अगर आपको कुछ समझ में आया है, अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं, तो वीडियो में कमेंट करें। और उसके बाद इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि फ्रेंड के यहाँ जरूर इस वीडियो को शेयर करें, ताकि फ्रेंड भी 10th में अगर हैं तो वे भी देख सकें और हिस्ट्री का अच्छी से अच्छी तरह से तैयारी कर सकें। ठीक है, वीडियो को यहीं पर द एंड करते हैं और जाते हैं बच्चों। बाय बाय बच्चों, बाय बाय बाय।